हेलो एवरीवन, राम राम, खम्मा गणी, सत श्री अकाल। आप सभी का राउस करियर इंस्टीट्यूट देहरादून एंड जयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पशुपालन एवं एनिमल हस्बेंड्री। क्या? पशुपालन एवं एनिमल हस्बेंड्री। बट उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि जो आज का लेक्चर है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र स्वरूप है, कि जितने हिंदी मीडियम के बच्चे हैं अब उनको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, रुचिकर होके पढ़िए, कहीं भी पढ़िए पर मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आप भी उस सफलता के दौर में शामिल हो सकते हो जिस सफलता की नींव प्रयास है। तो आप प्रयास रेगुलर करते रहिए और आप एक सफल पूर्वक जिंदगी जिए। सारे लोग तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं कहता हूं आपको जहां कहीं से पढ़ रहे हो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बट मन लगा के पढ़िए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके हिंदी मीडियम को लेके लेक्चर है। कौन सा? पशुपालन एवं एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन क्या, किसी को मालूम है कि पशुपालन क्या है? पशुपालन से हर वो बच्चा परिचित है जिसके घर में पशु है। हर वो बच्चा परिचित है जिसके घर में क्या है? डॉगी है, केट है, पेट्स है। आप किसी की भी बात कर लो, जिसके घर में जानवर है वो सब पशुपालन से परिचित है। पशुपालन क्या? आपका पशुओं का पालन। देखो, पशुओं का पालन पोषण, देखभाल, रोग नियंत्रण एवं आवास प्रदान करने का विज्ञान ही पशुपालन विज्ञान कहलाता है। पशुपालन क्या? यानी आपके जो पशुओं का पालन पोषण, यानी आपको पशुओं का कैसा फोडर देना है, कैसा चारा देना है, कैसे आपका जो बैलेंस फीड है वो पशुओं को देना है, यही क्या है? आपका पालन पोषण। देखभाल, कि किस तरीके से आपको जानवरों को रखना है, कि घर में हमारा जो बैकयार्ड है, हमारे जो जानवरों को रखने का जो बाड़ा है उसमें किस तरीके से हम प्रबंधन करें जानवरों का, वो क्या है? देखभाल। रोग नियंत्रण, कि अगर हमारा जानवर रोग ग्रसित है, हमारे जानवर में क्या है, कोई रोग है, कोई डिजीज आ गया, तो उसका कंट्रोल हम कैसे करें, उसका ज्ञान होना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। या तो हम घरेलू उपायों के जरिए रोग नियंत्रण कर सकते हैं, या पशु डॉक्टर को बुला के भी रोग नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद आपका क्या? अच्छा आवास प्रदान करना, कि अगर आपका सर्दी का टाइम है तो पशु को बंद आवास की जरूरत होगी, और अगर आपका गर्मी का दिन है तो पशु को कैसा आवास चाहिए? खुला आवास चाहिए। तो यही मैंने आपको कहा कि क्या पशुओं के पालन पोषण, देखभाल, रोग नियंत्रण एवं आवास प्रदान करने को ही पशुपालन कहते हैं। आप सभी लोग जानते हो किस तरीके से आप पशुपालन करते हो। इन जो पशुपालन के जरिए किसान पशुपालन से होने वाले लाभ को प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। क्या? पशुधन विज्ञान आपका क्या, कि जो पशुपालन से मिलने वाले लाभ को प्राप्त कर किसान अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है, वही क्या है? आपका पशुधन विज्ञान। याद रहेगा आपको। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो पशुपालन है वो आज की जाने वाली क्रिया नहीं, पुराने टाइम से की जाने वाली क्रिया है। अगर पशुपालन की मैं बात करूं तो कई सदियों से पशुपालन होता आ रहा है, कि लगभग हमारे जो उपयोगी जानवर है, उपयोगी जानवर को मानव जाति ने लगभग 6000 ईसा पूर्व पालना स्टार्ट कर दिया था। पालने की शुरुआत की कब? लगभग 6000 ईसा पूर्व। हाँ, हालांकि मानव जाति को पहले इतना सहज ज्ञान नहीं था, और सहज ज्ञान नहीं होने की वजह से उन्होंने पहले जो पशुओं का पालन किया लगभग 6000 ईसा पूर्व है, वो किसके लिए? अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने भोजन के लिए, यानी मांस के तौर पे पालन स्टार्ट किया। यानी क्या? मीट या मांस प्राप्त करने के लिए क्या? उपयोगी जानवरों का पालन स्टार्ट किया। धीरे 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 मानव को ज्ञान होता गया, मानव का जो सहज ज्ञान था वो बढ़ता गया, मानव का नॉलेज बढ़ता गया। तो नॉलेज बढ़ता गया तब जाके मानव को पता लगा कि जो पशु है उसके कई सारे उपयोगी डायमेंशन है, इसकी
बहुत सारी जो चीजें हैं, उपयोगी चीजें हैं जो हम पशु से प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मानव जाति ने पशुओं को दूध के लिए पालना स्टार्ट कर दिया, मीट के लिए पालना शुरू किया, आपकी ऊन के लिए पालना स्टार्ट कर दिया, और आपकी जो लेदर है इन सब के लिए पालना स्टार्ट कर दिया। और कुछ ऐसे जानवर है जिनको किसके लिए, सवारी या राइडिंग के लिए डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। आपका कैमल है, आपके ऊंट की मैं बात कर लूं, याक की बात कर लूं, इन सबको किसके लिए, सवारी के लिए पालना शुरू कर दिया किसने, मानव जाति ने। जो पशुपालन है इसकी हमें संपूर्ण जानकारी कहां से मिलती है, हमारे जो पुराने वेद है, वेदों की मैं बात करूं, वेद कब थे हमारे, 5000 से तो 3000 ईसा पूर्व के बीच के जो आपके वेद है, वेदों से हमें उल्लेख मिलता है। हमें किसकी, मैं पुराण की बात करूं, आपका कितना 2000 से 1000 बीसी पूर्व के जो पुराण है उनमें हमें जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र जो आपके 300 बीसी पूर्व के अर्थशास्त्र है वो भी हमें किसके बारे में, पशुपालन के बारे में जानकारी देते हैं। किसके बारे में, पशुपालन के बारे में। हालांकि अगर मैं घी की बात करूं, आप सभी लोग देखते हो, चाहे आपके क्या किसी मकान में आपके गृह प्रवेश का आयोजन हो, चाहे कोई शादी हो, चाहे कोई सवामणी हो, कोई भी आपका प्रोग्राम हो, हवन के अंदर घी का उपयोग होना अनिवार्य है। और उस हवन के अंदर घी के उपयोग का उल्लेख हमें कहां से, ऋग्वेद से मिलता है। कहां से, ऋग्वेद से हमें हवन में होने वाले घी के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं अगर मैं किसकी बात करूं तो कामधेनु गाय की बात करूं, कामधेनु गाय की जानकारी हमें प्राचीन ग्रंथों से मिलती है। इसके साथ ही किसकी, जो पुराने जो शिलालेख और कौन से शैल चित्र की बात करूं, क्या जो शिलालेख और जो शैल चित्र है, आपके शिलालेख क्या, जो आपके शिलाओं के ऊपर जो स्टोन के ऊपर लिखे गए जो आपकी आर्ट है, या स्टोन के ऊपर क्या लिखा गया जो आपका इंस्क्रिप्शन है, या किसके शैल चित्र, जो यानी क्या जो स्टोन के ऊपर बनाए गए चित्र है, वहां भी हमें किसके शैली मिलती है, हमें नंदी बेल की। जो नंदी बेल है उसके चित्र भी आपको कहां पे मिलते हैं, शैल चित्रों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री है इसका अस्तित्व मानव जाति से जुड़ा हुआ है, बहुत पुराने समय के साथ जुड़ा हुआ है। लगभग 6000 बीसा पूर्व हमने क्या कर दिया था, जो एनिमल हस्बेंड्री है या पशुपालन की शुरुआत की। जैसे आप किसके बारे में, भेड़ पालन के बारे में पढ़ते हो, कब 8700 बीसी पूर्व यानी 8700 बीसी पूर्व। वही 7700 बीसी पूर्व किसका, गोट या बकरी के पालन की बात करते हो। तो अब चलते हैं हम किसकी ओर, पशुपालन की ओर। ये मैंने आपको एक आधार स्वरूप जानकारी प्रदान की है। मैं कहता हूं आपकी एनिमल हस्बेंड्री आपके एग्जाम ही नहीं, आपके डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपके क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए आपको इसको पढ़ना चाहिए। आपको ऐसे ही नहीं कि ऐसा तो बड़े आप लोग लिखते हो इंस्टाग्राम पे क्या, एनिमल लवर, फॉरेस्ट लवर, तो आपको थोड़ा होना भी चाहिए, अंदर से भी होना चाहिए, इसकी जानकारी भी होना चाहिए कि कल को आपके सामने अगर कोई रोग ग्रसित पशु है और आप उसकी मदद नहीं कर पाओ तो वो आपको भी क्या लगेगा, बुरा लगेगा। तो नॉलेज हमें अगर दुनिया में आए हैं तो हर चीज की हमें जानकारी होनी चाहिए, पशुओं की भी, मानव की भी, किस तरीके से हमें रहना चाहिए। यही सब क्या है, यही हमें एजुकेशन सिखाती है। पशुपालन, पशुपालन मैंने आपको क्या बताया कि जो पशुओं के पालन पोषण देखभाल और रोग नियंत्रण के विज्ञान को ही क्या कहते हैं, पशुपालन। और यही आपका क्या है, पशुपालन। पशुओं के पालन पोषण, भोजन, देखभाल, प्रजनन और रोग नियंत्रण के विज्ञान को पशुपालन कहा जाता है। यही हमने चर्चा की। पशुपालन के कितने आपके 4 तत्व है, 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। वो कौन कौन से हैं, पशुओं का उचित आहार विहार, यानी पशुओं को क्या उचित आहार प्रदान करना, यानी जो पशुओं को आपको चारा कैसा देना चाहिए, आपको जो बैलेंस फीड है वो कैसा देना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट या तत्व है कि पशुओं की किस तरीके से आपको देखभाल करनी चाहिए। पशुओं को ताजा पानी यानी कौन सा, स्वच्छ पानी की बात कर रहा हूं मैं, कैसा स्वच्छ पानी और अच्छा आश्रय उपलब्ध कराना, कि जो पशु है उनको हमें स्वच्छ पानी एक तो प्राप्त यानी स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना, और एक अच्छा शेल्टर, अच्छा आवास, यानी गर्मियों में खुला आवास और सर्दियों में बंद आवास प्रदान करना भी किसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। और ये पशुपालन का कौन सा सेकंड तत्व है, यानी क्या है, ये सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। उचित स्वास्थ्य एवं रोगों से सुरक्षा, कि पशु को कैसा उचित स्वास्थ्य प्रदान करना, यानी पशुपालन का जो कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमें उसके रोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पशुपालन जब भी क्या अपने लक्षण दिखाई पड़े रोग के तो हम उनको या तो घरेलू जो उपाय है उनके जरिए कंट्रोल करे या किसी पशु डॉक्टर को बुला के उसका उचित इलाज करवाए। ये क्या है हमारा तीसरा एलिमेंट। पशुओं का उचित प्रजनन, यानी पशुओं का जो प्रजनन एक अच्छे बुल के साथ, क्या एक आपकी अच्छी गाय है,
अच्छी गाय की जो मेटिंग किसके साथ करवानी है, हमें एक अच्छे बुल के साथ करवानी है, ताकि एक हमें क्या एक अच्छी नस्ल की प्राप्ति हो, अच्छी ब्रीड की प्राप्ति हो। इसलिए प्रजनन का ज्ञान होना भी जरूरी है। ये मैंने आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बताया। हालांकि इतने चांस आपके एग्जाम में आने के नहीं बनते, बट आपको चारों एलिमेंट दे सकता है या 3 एलिमेंट देगा और पूछेगा इनमें से एक कौन सा तत्व है पशुपालन से संबंधित नहीं है। तो आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे आ जाइए आप। अब किसकी मैं पशु जनगणना, आप पीपीटी छोड़िए, 1 मिनट मेरी तरफ ध्यान दीजिए। किसकी? पशु जनगणना। आपका जो पशु जनगणना है वो प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है। कब? प्रत्येक 5 वर्ष में। सबसे जो पहली पशु जनगणना आयोजित की गई वो कब की गई? वो 1919 में। सबसे पहली पशु जनगणना का आयोजन 1919 के दौरान किया गया। उसके बाद हर 5 साल में पशु जनगणना की गई और अभी हाल ही में सबसे ताजा या सबसे अभी जो रिसेंटली लाइव स्टॉक सेंसस या पशु जनगणना किया गया वो कब? 2019 के अंदर। कौन सा? 20th यानी 20वां पशु जनगणना। क्या? जो 20वां पशु जनगणना है वो कब किया गया? वो आपके 2019 में किया गया। और जो 20वीं पशु जनगणना है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि भारत लाइव स्टॉक पॉपुलेशन यानी क्या, अगर पशुधन में सबसे क्या पहला स्थान रखता है, फर्स्ट पोजीशन रखता है पूरी दुनिया में। क्या? अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, तो पूरे विश्व की बात करूं, तो पूरे विश्व में भारत पशुधन जनसंख्या में प्रथम स्थान रखता है। कितने? 536 मिलियन जनसंख्या के साथ। कितने? 536 मिलियन पॉपुलेशन के साथ, यानी 536 मिलियन पशुधन जनसंख्या के साथ भारत प्रथम स्थान रखता है विश्व के अंदर। याद रहेगा आपको। अभी 20वीं पशु जनगणना की गई कब? 2019 के अंदर। और 2019 के अनुसार विश्व में भारत पशुधन जनसंख्या में प्रथम स्थान रखता है। कितनी जनसंख्या? 536 मिलियन। वहीं 19वीं जो पशु जनगणना की गई वो 2012 में की गई और 2012 के अंदर हमारा जो जनसंख्या था, जो पशुधन जनसंख्या था वो कितना था आपका? 512 मिलियन था। कितना? 512 मिलियन। तो कहीं ना कहीं जो हमारी पशुधन जनसंख्या है वो बड़ी है, वो इंक्रीज हुई है, उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है। आपकी जो 20वीं पशु जनगणना की गई, जो भी रिसेंटली में पशु जनगणना की गई, वो कौन सी? आपके सबसे पहली कौन सी? एडवांस पशु जनगणना थी, ऑनलाइन पशु जनगणना थी, जिसमें क्या टेबल कंप्यूटर यूज किए गए। क्या? टेबल कंप्यूटर यूज किए गए। तो आपको यह भी याद रखना होगा कि सबसे पहली जो एडवांस पशु जनगणना या ऑनलाइन पशु जनगणना या जिसमें एडवांस इंप्लीमेंट की मदद ली गई वो कौन सी जनगणना है? वो आपकी 20वीं पशु जनगणना है, जिसमें टेबल कंप्यूटर वगैरह यूज किए गए। इससे पहले आपने देखा होगा जब भी गांवों में पशु जनगणना होती, जो भी पशु जनगणना के लिए जाता, जो भी सरकारी कर्मचारी जाता, वो एक रिकॉर्ड रखता, एक कॉपी रखता और उसके अंदर क्या हर घर के एनिमल लिख के लाता कि किस किस घर में 5 एनिमल है, किसमें 4 एनिमल है, किसमें 3 एनिमल है। मुझे तो अभी भी याद आता है कि जब हम छोटे थे तो जब भी पशु जनगणना के लिए कोई आता तो हमारी मम्मी कहती कि उसको पूरे जानवर नहीं बताना है, उसको 15 या हमारे घर में अगर 10 जानवर है तो 10 नहीं बताना, कम बताना है, उसको 8 या 7 बताना है। तो मैंने पूछा भाई 8 या 7 क्यों बताना है, जानवर तो हमारे में 10 है। तो उनका कहना था क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनको लगता है कि सरकार से कोई भी आदमी आता है तो अगर हम उसको गरीब दिखाई देंगे तो हमें कोई ना कोई सरकार से मदद मिल सकती है। बट ऐसा ना किया करो। जो पशु जनगणना है वो एग्जैक्ट होना जरूरी है। जितने आपके घर में जानवर है प्लीज उतने ही बताना, आप कम मत बताना, क्योंकि कम ज्यादा से आपके कोई योजना नहीं मिलने वाली, ऐसी कोई योजना नहीं है। तो आप कभी भी जानवरों की जनसंख्या मत छिपाना। इससे क्या जो हमारी पशु जनगणना है उसमें जो एक्यूरेसी है वो नहीं आ पाती है। आगे बात करते हैं। विश्व में भैंसों की कुल संख्या में प्रथम, अगर विश्व में किसकी मैं भैंसों की जनसंख्या की बात करूं, जो आपकी भैंस है, जो बफेलो पॉपुलेशन की बात करूं, तो उसमें विश्व में भारत अपना प्रथम स्थान रखता है। कितनी जनसंख्या है भैंस की? आपकी 109 मिलियन। लगभग आपकी भैंस की कितनी जनसंख्या है? 109 मिलियन पॉपुलेशन के साथ भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। किसके केस में? बफेलो के केस में या भैंस के केस में। तो याद रहेगा कि विश्व में भैंस में भारत का प्रथम स्थान है, भैंस की जनसंख्या में भारत का प्रथम स्थान है। कितनी? 109 मिलियन। आगे किसकी बात करते हैं? बकरियों की जनसंख्या में दूसरे स्थान पर। जो बकरियों की संख्या या गोट पॉपुलेशन की बात करूं तो उसमें कितने स्थान पे? दूसरे स्थान पे। कितना? लगभग 148 मिलियन।
लगभग कितना 148.88 मिलियन बकरियां हमारे देश के अंदर है। हमारे भारतवर्ष, हमारे भारत देश के अंदर कितनी 108 मिलियन, कितनी 148.88 मिलियन बकरियां हैं, जो हमारे विश्व में कितना दूसरा स्थान रखती है। और इसमें भी सबसे ज्यादा कहां पे, राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर आपका सबसे ज्यादा बकरी की संख्या है। मैंने आपको करंट जो सेंसस के डाटा करवाए हैं, जो करंट अफेयर्स के डाटा करवाए एनिमल हस्बेंड्री के यूट्यूब पे, वो जाके आप देख लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, जितना करंट अफेयर्स है वो सारा क्लियर होने वाला है वहां पे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पोल्ट्री बाजार जो भारत है, वो क्या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पोल्ट्री बाजार है। पोल्ट्री यानी मैं मुर्गी पालन की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा अगर किसकी, पोल्ट्री की बात करूं, मुर्गी की बात करूं, आपके जो पोल्ट्री में क्या, चाहे पोल्ट्री में मीट, यानी जो आपकी पोल्ट्री जो चिकन होगा, जो मुर्गी का मीट होगा, उसको क्या बोलेंगे, चिकन बोलेंगे। आप चाहे चिकन की मार्केट की बात करो या आप किसकी बात करो, आप जो आपकी पोल्ट्री की पॉपुलेशन की बात करें, तो जो आपका पोल्ट्री मार्केट है, यानी आप एक प्रोडक्शन की बात कर लो चाहे चिकन की बात कर लो, इन दोनों के केस में क्या है, आपका दूसरा प्लेस रखता है, यानी टोटल पोल्ट्री बाजार। मैं अकेले एक प्रोडक्शन या अकेले मीट की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैं करंट डेटा में मैंने करवाया है कि कौन से प्लेस पे हम आते हैं। बाकी मैं किसकी बात कर रहा हूं, पोल्ट्री बाजार की। और पोल्ट्री बाजार में भारत कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे। दुनिया में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश जो हमारा भारत है, वो दुनिया में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, देश है। और साथ ही किसका, जलीय कृषि का यानी एक्वा कल्चर का भी हमारा देश क्या है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रहेगा आपको, मछली और कौन सी, जलीय कृषि, क्या मछली और एक्वा कल्चर के अंदर हमारे भारत का कौन सा प्लेस, दूसरा प्लेस आता है, यानी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी उत्पादक कंट्री है कौन, भारत। किसके केस में, आपके मछली पालन और एक्वा कल्चर के केस में। भेड़ों की आबादी में तीसरे स्थान पर किसकी, अगर सीप पॉपुलेशन की बात करूं, मैं भेड़ों की बात करूं, तो उसकी आबादी में कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, लगभग 74 मिलियन। हमारे देश में जो भेड़ों की संख्या कितनी है, 74 मिलियन। और ये डेटा किसके अकॉर्डिंग है, 20th सेंसस यानी जो 2019 में पशु जनगणना हुई, उसके अकॉर्डिंग कितनी भेड़ों की पॉपुलेशन है, लगभग 76 मिलियन। और आपके बतखों और मुर्गियों की आबादी में 5वें स्थान पर, यानी जो डक की बात कर रहा हूं मैं, बतखों की बात कर रहा हूं, बतख और मुर्गियों की। अब मैं चिकन और मीट की बात नहीं कर रहा, मैं मुर्गी की बात कर रहा हूं। जो मुर्गियों की जनसंख्या में, जो मुर्गियों की संख्या है भारत में, वो कितनी है, 851 मिलियन। कितनी, 851 मिलियन। वहीं ये किसके अकॉर्डिंग, 20वीं जनगणना के अकॉर्डिंग। वहीं 19वीं पशु जनगणना के अकॉर्डिंग कितनी थी आपकी, 738 मिलियन। तो यहां कितनी है, 851 मिलियन। और 851 मिलियन संख्या के साथ जो मुर्गी पालन में भारत का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान, 5वां स्थान। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। जो कुछ नहीं आए वो मुझे आप कमेंट में टाइप करके पूछ लीजिएगा। विश्व में ऊंटों की संख्या में 10वें स्थान पर। क्या बोला जा रहा है कि पूरी दुनिया की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो पूरे ग्लोब की बात करें, तो विश्व के अंदर भारत में जो ऊंटों की अगर संख्या की बात करूं तो वो कितनी है, 2.5 लाख है। कितना, 2.5 लाख भारत के पास ऊंट है। और भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। सबसे ज्यादा जो आपके ऊंटों की संख्या मिलेगी वो कौन से देशों में, खाड़ी देशों में मिलेगी, यानी गल्फ कंट्रीज में मिलेगी। जो आपका ईरान है, आपका जो एशियन कंट्रीज है, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, कतर, ये सारे क्या, यहां पे आपको दुबई, यहां आपको क्या मिलेगा, ऊंटों की पॉपुलेशन मिलेगी। बट हमारे भारत में धीरे धीरे जो ऊंटों की संख्या है वो घटते जा रही है, उसमें बढ़ोतरी होने के बजाय क्या हो रही है, घटोतरी हो रही है। रीजन क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी। पहले ऊंट हमारे क्या, एक गांव से दूसरे गांव ट्रांसपोर्टेशन के काम क्या आते, परिवहन के काम आते ऊंट, खेती में काम आते ऊंट। कोई भी अगर हमें मार्केट में कुछ भी फोडर बेचने जाना है, या कुछ भी हमारा जो भी कृषि कार्य से हमें जो भी उपज मिली है उसको बेचने जाना है, तो भी हमें ऊंट गाड़ी काम आती। बट आजकल हमारे पास साधन आ गए, एडवांस साधन आ गए हमारे पास, जिसके चलते हमने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं जो ऊंट थे उसके काम को हमने क्या कर दिया, हमने उसके ऊंट के काम को हमने भुला दिया और धीरे धीरे ऊंट का पालन कम कर दिया। इससे हमारा क्या करता जा रहा है, ऊंट का पॉपुलेशन घटता जा रहा है। और मैं ऊंट के पॉपुलेशन की बात करूं तो कितनी, 2012 जो 19वीं जनगणना और 20वीं जनगणना है, इसके बीच में -37% तक के नेगेटिव ग्रोथ रही है, यानी क्या, घटोतरी रही है। कि जो 2012 में जितने ऊंट थे उसके 37% ऊंट क्या हो गए, कम हो गए। किसके अंदर, 20वीं पशु जनगणना के अंदर।
कितने ऊंट बचे हैं? 2.5 लाख ऊंट बचे हैं। 2.5 लाख में भी आपके कहां? राजस्थान के पास, गुजरात के पास, हरियाणा के पास बचे हैं। बाकी छत्तीसगढ़, आपका जो ओडिशा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में तो आपके एक एक ऊंट भी नहीं है। 20वीं पशु जनगणना में छत्तीसगढ़ में एक ऊंट नहीं पाया गया, यानी ऊंट की पॉपुलेशन क्या रही? 0 रही। ये सारे डेटा किसके अकॉर्डिंग? 20वीं पशु जनगणना के अनुसार। याद रहेगा आपको। बात कर ली मैंने पैसों में दूसरे नंबर पे, अगर टोटल पशुपालन पशुधन जनसंख्या में पहले नंबर पे, पैसों में पहले नंबर पे, बकरी में दूसरे नंबर पे, पोल्ट्री मार्केट में दूसरे नंबर पे, आपकी सीप या भेड़ में बात करें कौन से? तीसरे नंबर पे, आपके बतख और मुर्गी में 5वें नंबर पे, और ऊंट में कौन से? 10वें नंबर पे। आपको याद होना चाहिए, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब शब्दावली की बात करेंगे। जो आपका पशुपालन है उसमें क्या हम शब्दावली का यूज करते हैं कि जो आपकी गाय है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपके गाय के बछड़े को भी गाय कह देंगे, गाय को भी गाय कह देंगे, जो आपका मेल है, जो आपका कौन सा नर है, उसको भी गाय कह देंगे, मादा को भी गाय कह देंगे ना। हम इन सबको सेपरेट करने के लिए, सबको भिन्न भिन्न करने के लिए हम शब्दावली का यूज करते हैं, और उसी शब्दावली या टर्मिनोलॉजी की मैं बात करने जा रहा हूं। तो आप चलिए, पशुधन की विभिन्न प्रजातियों से संबंधित आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली शब्दावली, जो हम आमतौर पे जो शब्दावली यूज करते हैं उसकी बात करेंगे। ये 4 ऑप्शन है, मैं आपको ये एक आमतौर पे बता दे रहा हूं। सबसे पहले किसकी? सबसे पहला क्या दिया गया? सांड दिया गया। क्या? सांड। गाय के वयस्क नर को बेल, बुल या सांड कहा जाता है। क्या? जो गाय का कौन सा? एडल्ट मेल यानी वयस्क नर, उस वयस्क नर को क्या कहेंगे? बुल कह देंगे, सांड कह देंगे, बेल कह देंगे। तीनों एक ही बात है। याद रहेगा आपको कि जो मार्केट में आप अच्छा खासा बॉडी लिए, जो हम्प लिए, जो बुल आपको घूमते दिखता है, वो क्या है? वही आपका क्या है? बुल है, सांड है या बेल है। रेम क्या है? ये रेम आपका किसमें पूछा गया था? ये आपके नाबार्ड के अंदर, नाबार्ड 2021 में पूछा गया था। कौन सा? रेम। यानी जो भेड़ का वयस्क नर है, कौन सा? जो बिना बंदियाकर्त, मैं यहां पे कौन से कैस्ट्रेटेड मेल की बात नहीं कर रहा, बंदियाकर्त नर की बात नहीं कर रहा, बिना बंदियाकर्त। बंदियाकर्त नर भी मैं आपको बताऊंगा। जो भेड़ का बंदियाकर्त एडल्ट मेल है, वयस्क नर है, उसको तो क्या विडर बोलते हैं। क्या? विडर या विथर। यहाँ पे क्या है? जो भेड़ का वयस्क नर है, ये कैसा है? बंदियाकर्त नहीं है, इसमें बंदियाकरण नहीं किया गया है। इसको क्या कहेंगे? रेम कहेंगे। क्या? रेम या मेंढा। क्या याद रखोगे? रेम या मेंढा। विडर ये क्या है आपका? ये बंदियाकर्त किया गया क्या? वयस्क नर है। भेड़ का क्या है? बंदियाकर्त वयस्क नर। तो ये तो क्या है? अबंदियाकर्त वयस्क नर है भेड़ का। ये क्या है? बंदियाकर्त वयस्क नर है भेड़ का। कौन सा? विडर। तो आपको दोनों याद होना चाहिए, विडर और रेम। दूसरा क्या है? बुल बछड़ा। बुल बछड़ा क्या है? मवेशियों का युवा नर। जो आपकी केटल है, उस गाय है, उस गाय के युवा नर को क्या कहेंगे? हमें बुल बछड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? बुल बछड़ा। बाकी आपको मैं डिटेल में बता देता हूं। इससे पहले मैं आपके दिमाग में इमेज के माध्यम से क्लियर कर देता हूं कि हम किसको तो क्या वयस्क नर कहेंगे, किसको हम क्या किसको हम बुल बछड़ा कहेंगे, किसको हम छोटा बच्चा कहेंगे, वो मैं सारा आपको इस इमेज के माध्यम से क्लियर करता हूं। सबसे पहली इमेज देखिए आप। सबसे पहली इमेज क्या है? वयस्क नर। जो आपका क्या होगा? जो गाय का वयस्क नर होगा वो कैसा होगा? पूर्ण विकसित होगा। क्या? पूर्ण विकसित नर होगा। ये देखिए आप, इसको क्या कहेंगे? सांड कह देंगे, बुल कह देंगे या बेल कह देंगे। याद रहेगा आपको, जो पूर्ण विकसित नर होगा, जो वयस्क नर होगा, उसको क्या कहेंगे? हमें उसको बुल, सांड या बेल कह देंगे। ये क्या होगा? आपका फर्टाइल होगा। कैसा होगा? फर्टाइल होगा। और मेटिंग करने में क्या होगा? एबल होगा। क्या करने में? मेटिंग करने में, यानी संभोग करने में क्या होगा? एबल होगा। वयस्क महिला। वयस्क महिला क्या भाई? वयस्क मादा कर लीजिएगा यहां। क्या? वयस्क मादा की बात करते हैं। किसकी? वयस्क मादा। वयस्क मादा को क्या कहेंगे? गाय। जो आमतौर पे हमारे घर में हम जो गाय शब्द का यूज करते हैं वो किसके लिए होता है? वो वयस्क मादा के लिए होता है, जिससे हमें क्या? दूध मिलता है। क्या? जिससे हमें दुग्ध की प्राप्ति होती है। जो हमें दुग्ध की प्राप्ति होती है वो किससे होती है? वयस्क मादा से होती है। इसको हम क्या कहेंगे? हम इसको गाय कहेंगे। क्या? गाय। युवा नर। जो आपके गाय का युवा नर, युवा नर कौन सा? जो आपके वयस्क नर और जो गाय के बच्चे के बीच की जो स्टेज है उसको हम क्या कहेंगे? जो बीच की अवस्था है उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको युवा नर कहेंगे। यानी जो आपका ये बड़े वाला सांड है,
इसके बीच की, यानी सांड और जो बछड़ा है गाय के, इस बछड़े के जो बीच की अवस्था है वो कौन सी है? वो आपके युवा नर की अवस्था है, और इस युवा नर को क्या कहेंगे? बुल बछड़ा। देख लीजिएगा, क्या कहेंगे? बुल बछड़ा। आप सभी के घर में देखते हो आप कौन सा? बुल बछड़ा। जो आपकी गाय कैसा बच्चा लाती है? अगर मेल लाती है, अगर क्या आपकी गाय अगर नर बच्चा लाती है, तो कुछ दिनों बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? यानी जब तक माता का दूध पीता है तब तक क्या है? बछड़ा है। जैसे दूध पीना बंद करेगा, यानी 8 से 10 महीने 1 साल की एज होगी, तो वो क्या बन जाएगा आपका? वो बुल बछड़ा बन जाएगा। क्या? बुल बछड़ा। युवा मादा को क्या कहेंगे? हीपर बछड़ी। युवा मादा को क्या कहेंगे? हीपर बछड़ी कहेंगे। हीपर बछड़ी से मेरा क्या मतलब है कि जो गाय और गाय के जो बछड़ी है, उस बछड़ी के बीच की स्टेज है कौन सी? आपकी युवा मादा, यानी हीपर बछड़ी। हीपर बछड़ी वो है जो क्या है? अभी क्या है? संभोग के लिए कैपेबल नहीं है, पर आने वाले दिनों में क्या कर सकती है? आने वाले दिनों में मेटिंग करके यह क्या कर सकती है? कोई ना कोई बच्चा प्रोड्यूस कर सकती है, यानी इसमें भी क्या प्रसव हो सकती है, यानी कोई भी आपका जो काफ है उसको प्रोड्यूस कर सकती है। याद रहेगा, क्या कहेंगे? हीपर बछड़ी। प्रसव क्रिया, जो आपके गाय में क्या है? जो प्रसव क्रिया, यानी जो बच्चा देने की क्रिया है, आप सभी ने देखी होगी। जब आपकी गाय बच्चा देती है तो उस बच्चा देने की क्रिया को गाय में क्या कहते हैं? काविंग कहते हैं। क्या? काविंग। आप याद रखना कि गाय में जो बच्चा देने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? वो काविंग कहलाती है। गाय भैंस दोनों में क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। देख लीजिएगा, ये गाय क्या है? इसमें प्रसव पीड़ा हो रही है, और ये क्या है? बच्चा देने को तैयार है। जो ये बच्चा देने की क्रिया है, जब से उड़ती है, बैठती है, यानी बच्चा देने के लिए क्या जो ये तड़पती रहती है, लास्ट में क्या जो बच्चा दे देती है, ये सारी क्रिया क्या है? ये इसको क्या कहते हैं? काविंग कहते हैं। काविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका बच्चा होगा, इसको क्या कहते हैं? नवजात बछड़े को काफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? काफ या बछड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काफ या बछड़ा बोलते हैं। और इसी काफ को क्या करती है? इस प्रक्रिया के दौरान कौन पैदा होता है? आपका काफ या बछड़ा पैदा होता है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? काविंग कह दिया। यानी जो काफ को जो जन्म देने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? वो काविंग कहलाती है। याद रहेगा सबको। जिस किसी को देखो कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी बच्चे को, वो मुझे आप कमेंट में टाइप करके पूछ लीजिएगा। आपके सारे आंसर के जो जवाब है वो मैं आपके कमेंट में दे दूंगा, लाइव क्लास में दे दूंगा। बट आप घबराइए मत, पूछते रहिए। पूछने से आदमी मूर्ख नहीं बनता, ज्ञानी बनता है। जो ज्ञान की प्राप्ति करता है पूछ के, तो आप सभी लोग पूछते रहिए। समूह की बात करते हैं। जो गाय है उसके समूह को क्या कहेंगे? झुंड। जब आपकी एक गाय नहीं, आपकी बहुत सारी गाय एक जगह हो और झुंड बना के चलती हो, आपकी गाय क्या झुंड में रहती हो, या झुंड में इधर उधर घूमती हो, या झुंड में चलती हो, तो उसको क्या कह देंगे? हर्ड कहेंगे। क्या? झुंड या हर्ड कह देंगे। जो गाय का समूह है उसको क्या समूह है या झुंड कहते हैं? क्या समूह या झुंड कहते हैं। और इंग्लिश में बोलो तो क्या हर्ड बोलते हैं। क्या हर्ड। तो याद रहेगा, गाय का जो ग्रुप है, गाय का जो समूह है, उसको किस नाम से पुकारते हैं? उसको झुंड के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। सेम क्या है? ये आपका बफेलो है, भैंस है। वैसे आपका वयस्क नर है जिसको क्या भैंसा बैल या भैंसा बुल बोलते हैं। आप या अकेला क्या बोल सकते हो? भैंसा भी बोल सकते हो। वयस्क मादा, आमतौर पे जो हम घर में भैंस शब्द यूज लेते हैं वो क्या है? आपकी वयस्क मादा है। क्या? भैंस या बफेलो। युवा नर को क्या कहेंगे? भैंस का बछड़ा। जो आपका युवा नर है उसको क्या कहेंगे? भैंस बछड़ा। और जो युवा मादा है उसको हीपर बछड़ी। गाय में भी हीपर बछड़ी, भैंस में भी हीपर बछड़ी कहेंगे। किसको? युवा मादा को। ये मैंने आपको दिखा दिया है गाय और भैंस का। बाकी हम आगे जो इंडेक्स है, जो सारणी है, उसके माध्यम से मैं आपको सभी जानवरों का बताने की कोशिश करता हूं। ये क्या है? आपकी बकरी है। जो वयस्क नर है, यानी जो पूर्ण विकसित आपका जो गोट है, जो कौन सा मेल गोट है, यानी आपका कौन सा नर बकरी की बात कर रहा हूं, उसको क्या कहेंगे? बक। जो आपका कौन सा जो वयस्क नर है गोट के अंदर, उसको क्या कहेंगे? बक कहेंगे। और जो वयस्क मादा है यानी जो बकरी है, उसको क्या कहेंगे? डोई कहेंगे। क्या? डोई कह दो या बकरी कह दो। आपको याद रखना चाहिए कि जो वयस्क मादा, पूर्ण विकसित मादा है, उसको क्या कहेंगे? डोई या बकरी कहेंगे। वयस्क नर को क्या कहेंगे? नर किड। इसका जो बच्चा होगा उसको क्या कहेंगे? किड कहेंगे। किसका? जो बकरी का बच्चा, उसको क्या कहते हैं? किड बोलते हैं। और जो युवा नर होगा उसको नर किड, और जो युवा मादा होगी उसको मादा किड। सब क्लियर? कोई दिक्कत? आप रुचि लेके पढ़िए, सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है।
बस थोड़ा सा आपका जो पहला लेक्चर है उसमें आपको थोड़ी शब्दावली में कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी आपकी चाहे नस्लें हो, चाहे आपके रोग हो, चाहे जो कोई आपका चैप्टर हो, बड़े इजी में मैं आपको कराने वाला हूं। कंटेंट आपके लिए एकदम बेहतरीन होगा, बस आप पढ़ते रहिए और रेगुलर बने रहिए। आगे आ जाइए। अब इस सारणी के माध्यम से हम अलग अलग जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग जानवरों के लिए जो यूज होने वाली शब्दावली है उसकी हम बात करेंगे। आप ध्यान दीजिए, एक बार बिल्कुल ध्यान देके बैठ जाइए, हिलने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, हमें पशुधन उत्पादन में सामान्यतः शब्दावली। सामान्यतः शब्दावली आपकी कौन सी है, सबसे पहले पढ़िए अब विवरण। विवरण क्या है आपका, कि हम कौन कौन से जो कारक है, जो फैक्टर है, जिनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में, समूह के बारे में, या किसके बारे में, ग्रुप के बारे में। आप समूह कह दीजिए या क्या कह दीजिए, ग्रुप कह दीजिए। गाय का जो ग्रुप होगा उसको क्या कहेंगे, उसको झुंड बोलेंगे, क्या, झुंड या हर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, झुंड या हर्ड। भैंस का भी क्या, जो भैंस भी किसमें रहती है, ग्रुप के अंदर रहती है, समूह के अंदर रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको झुंड बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, क्या, झुंड या हर्ड, आपको याद होना चाहिए। भेड़, भेड़ किसके अंदर, आपकी किसके अंदर, फ्लोक के अंदर। भेड़ को क्या बोलेंगे, फ्लोक के अंदर जो भेड़ का ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्लोक के अंदर। और जो बकरी होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्लोक या ट्रिप। मेरी बात सुनिए, ट्रिप का क्या मतलब है, ट्रिप क्यों बोला हमने। आप जितने भी बालक है ग्रामीण इलाके के, आपने देखा होगा जो भेड़ बकरी को उसके मालिक लेके कई दिनों तक घर से बाहर निकलते हैं। मानसून सीजन में अपने घर में रहेंगे, बाकी जितना सीजन होगा उसमें किसानों के खेत खाली होंगे, मोस्टली राजस्थान, गुजरात, एमपी वाले इलाके में। अब किसान मानसून के खत्म होते ही क्या करेंगे, अपने भेड़ बकरियों को अपने साथ लेके निकलेंगे और 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 7 महीने बाद अपने घर वापसी करेंगे। तब तक वहीं किसानों के खेतों में अपनी रात गुजारेंगे और वहीं अपने जानवरों को रखेंगे। ट्रिप का क्या मतलब है, जब जाएंगे तो वापस लौट के जरूर आएंगे। अगर मैं आपको कहूं कि मैं आज जाऊंगा लेह लद्दाख घूमने, जाऊंगा पर घूमने, लौट के तो वापस आऊंगा, और हम कहते हैं मैं लेह लद्दाख की किस पे जाऊंगा, ट्रिप पे जाऊंगा, कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो वैसे ही क्या, जो आपकी भेड़ बकरी भी किसके अंदर, ट्रिप के अंदर जाती है, कई दिनों तक क्या आपके घूमने, चरने, खाने पीने जाती है और फिर वापस मालिक के साथ लौट आती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्लोक या ट्रिप बोलते हैं। तो अब आप कंफ्यूज मत होना। बाकी जो सुअर का ग्रुप है इसको क्या बोलेंगे, ड्रोव या हर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्रोव या हर्ड। जो आपके सुअर का ग्रुप है, अगर सुअर आपके ग्रुप में रहता है, 10 सुअर, 15 सुअर, 20 सुअर अगर एक साथ आपको घूमते फिरते दुखे, तो आप उसको सुअर के नाम से ना पुकार के किसके नाम से पुकारिए, ड्रोव या हर्ड के नाम से पुकारिए। इससे क्या होगा, जो ये आपके हैबिट में आएगा, यानी डेली आपके क्या रूटीन में आ जाएंगे ये वर्ड्स। जब ये शब्दावली आपके रूटीन में आएगी तो आपको याद होना भी इजी होगा। तो ग्रुप, जो सुअर के ग्रुप को क्या कहेंगे, सुअर का जो ग्रुप है उसको ड्रोव या हर्ड कहेंगे, और मुर्गी को क्या कहेंगे, फ्लोक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्लोक बोलेंगे। याद रहेगा आपको ग्रुप के बारे में। आगे बढ़ू मैं, याद कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बस 2-3 बार रिपीट कर दीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप याद करते रहिए। कहीं नहीं, आपका जो एग्जाम है, अगर आप पढ़ोगे तो सफलता आपकी अपनी होगी, नहीं पढ़ोगे तो भी जो विफलता है वो भी आपकी अपनी होगी। वयस्क नर, वयस्क नर की बात कर रहे हैं, यानी किसकी, जो यंगर मेल है, यानी वयस्क नर है, जो किसके बीच की अवस्था है, आपके क्या, जो पूर्ण विकसित, किसके बीच की अवस्था, क्या, जो सबसे क्या है, पूर्ण विकसित अवस्था है, क्या है, पूर्ण विकसित अवस्था है किसकी, गाय की। जो आपका क्या है, जो केटल है, केटल का जो ये नर है, क्या है, पूर्ण विकसित नर है, यानी मेटिंग के लिए एबल है, फर्टाइल है, पर बंदियाकृत नहीं है। क्या है, ये बंदियाकृत नहीं है। बंदियाकृत को तो मैं बताऊंगा, हम क्या बोलेंगे, बुल्लक बोलेंगे, क्या, बुल्लक। ये क्या है, आपका मेटिंग के लिए एबल है और आपका फर्टाइल है। याद रखना कैसा है, फर्टाइल है, तो इसको क्या कहेंगे, बुल। क्या कह दो आप, वयस्क नर को क्या कहेंगे, बुल कह दो, बैसा कह दो या सांड कह दो, एक ही बात है। जबकि भैंस के को क्या कहेंगे, भैंस बुल या बफेलो बुल। जो भैंस का वयस्क नर होगा उसको क्या कहेंगे, भैंस बुल या बफेलो बुल। किसकी बात चल रही है, एडल्ट मेल की बात चल रही है। भेड़ के अंदर, सीप के अंदर क्या कहेंगे, रेम या मेंढा कह दो, क्या, रेम या मेंढा, रेम या क्या कहेंगे, मेढा कहेंगे। किसको, वयस्क नर को, यानी एडल्ट मेल ऑफ सीप इज नोन एज रेम और मेंढा। कि जो आपका भेड़ का वयस्क नर है उसको क्या कहते हैं, रेम और मेंढा कहते हैं। बकरी,
बकरी के अंदर क्या कहेंगे, बक। आमतौर पे हम क्या पुकारते हैं, बकरा, किसके नाम से, बकरा के नाम से, और यहाँ पे क्या है, बक, क्या कहेंगे हम, बक या बकरा कहेंगे। बात एक, और जो सुअर को क्या कहेंगे, बोहर। जो सुअर का वयस्क नर होगा उसको किस नाम से पुकारेंगे, उसको बोहर के नाम से पुकारेंगे। वही मुर्गी के नर को किसके नाम से, जो मुर्गी में वयस्क नर है उसको किसके नाम से, मुर्गा के नाम से। मुर्गा का जो वयस्क नर होगा उसको मुर्गा कहेंगे, जो वयस्क मादा होगी उसको क्या कहेंगे, मुर्गी कहेंगे। सिंपली हम यही वर्ड यूज करते हैं, आमतौर पे भी हमें इन्हीं शब्दों का यूज करते हैं। तो वयस्क नर और वयस्क मादा दोनों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्या कहेंगे, मुर्गा और मुर्गी। वयस्क मादा, वयस्क मादा में क्या कहेंगे, केटल के अंदर क्या, गाय कहेंगे। सीधी सी बात, हम घर में भी क्या बोलते हैं, गाय बोलते हैं। तो जो आपकी वयस्क या पूर्ण विकसित मादा है उसको क्या कहेंगे, गाय कहेंगे। भैंस के अंदर भैंस बोलेंगे, बट जो सीप या भेड़ के अंदर भेड़ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ईव या डेम बोलेंगे, क्या, ईव या डेम बोलेंगे। जो भेड़ की पूर्ण विकसित मादा या जो वयस्क मादा है उसको क्या बोलेंगे, ईव या डेम बोलेंगे। वही गोट या बकरी की बात करें, इसमें क्या, डोई बोलेंगे, क्या, डोई। आपका जो बकरी में पूर्ण विकसित मादा या वयस्क मादा के लिए जो शब्दावली यूज होती है, जो शब्दावली का उपयोग होता है वो क्या है, आपकी डोई है। जबकि सुअर में वयस्क मादा को क्या, सो बोलते हैं, और वयस्क नर को क्या, बोहर बोलते हैं। तो याद कीजिएगा, बोहर सो, बोहर सो, बोहर सो याद करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी मुर्गा मुर्गी तो आपके लिए क्या है, आम वर्ड है, क्या, मुर्गा या मुर्गी। यानी इंग्लिश में क्या, इसको आप कोक बोल दीजिएगा, क्या, कोक बोल दीजिएगा, और उसको क्या बोल दीजिएगा, हेन बोल दीजिएगा, क्या, हेन बोल दीजिएगा। याद रहेगा आपको। युवा नर, यानी किसकी बात कर रहे हैं, यंगर मेल की बात करें, किसकी, यंगर मेल। जो आपका किसका, जो केटल का आपका गाय है उसका जो यंगर मेल होगा उसको क्या बोलेंगे, बुल बछड़ा, क्या बोलेंगे, बुल बछड़ा बोलेंगे। और भैंस के को क्या बोलेंगे, भैंस बछड़ा। ये किसकी अवस्था है, ये पूर्ण विकसित जो आपका सांड है, सांड और जो आपका बछड़ा है उसके बीच की अवस्था है, कौन सा, यंगर मेल, ये आपका युवा नर, इसको क्या बोलेंगे, बुल बछड़ा। बुल बछड़ा किसको, गाय के युवा नर को बोलेंगे, और भैंस बछड़ा किसके, भैंस के युवा नर को बोलेंगे। बाकी जो आपकी सीप या भेड़ है उस भेड़ के युवा नर को क्या बोलेंगे, नर लेम्ब, क्या बोलेंगे, नर लेम्ब। और बकरी को क्या बोलेंगे, नर किड, क्या बोलेंगे। ये चीजें कहां से आई, जो आपके भेड़ का बच्चा है इस भेड़ के बच्चे को क्या बोलेंगे, नवजात को बोलेंगे लेम्ब। और जब ये लेम्ब थोड़ा बड़ा होगा, अगर ये लेम्ब कैसा होगा, नर होगा, ये लेम्ब अगर नर होगा और नर जब बड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नर लेम्ब। और अगर ये लेम्ब मादा होगी तो मादा होगी, बड़ी होगी तो उसको बोलेंगे मादा लेम्ब। याद रहेगा। तो क्या, नर लेम्ब और नर किड। और सुअर में क्या, बोहर लिंग। सुअर में एडल्ट को क्या बोलते हैं, जो वयस्क नर है उसको बोहर, और जो युवा नर है उसको बोहर लिंग बोलते हैं, क्या, बोहर लिंग। और मुर्गी के अंदर क्या बोलते हैं, कोकरेल। जो मुर्गी का युवा नर होगा उसको क्या बोलेंगे, कोकरेल। जो छोटा मुर्गा होगा, छोटा मुर्गा को क्या बोलेंगे, हमें कोकरेल बोलेंगे। बाकी युवा मादा की ओर आ जाइए। युवा मादा में क्या, दोनों में ही हिपर बछड़ी, चाहे आपका क्या हो, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, दोनों में युवा मादा को क्या बोलेंगे, हिपर बछड़ी बोलेंगे। और मैंने आपको शुरू में बता दिया कि हिपर बछड़ी का क्या मतलब है। इसमें क्या बोलेंगे, मादा लेम्ब। देखो लेम्ब क्या है, लेम्ब में कोई ऐसा क्लासिफाइड या वर्गीकृत नहीं किया गया है कि ये मादा है या आपका नर है। जब भी आपकी कोई भी सीप नवजात को क्या देती है, जब जन्म देगी तो हम उसको क्या कहेंगे, लेम्ब कहेंगे। पर वो लेम्ब जब थोड़ा बड़ा होगा और क्या होगा, अगर वो नर होगा तो क्या कह देंगे, नर लेम्ब। और अगर मादा होगी तो क्या, मादा लेम्ब। ऐसा ही सेम किसका है, आपके बकरी या गोट का है। गोट में भी क्या, जो नया बच्चा जो नवजात होगा उसको क्या बोलेंगे, नवजात को बोलेंगे किड। और अगर वही नवजात बड़ा होकर अगर क्या है, नर है या मेल है तो नर किड, और फीमेल या मादा है तो मादा किड बोलेंगे। वही आपके सुअर के अंदर क्या, जो पिगलेट, जो आपका नवजात को क्या बोलेंगे, पिगलेट बोलेंगे। और अगर आपका नवजात क्या है, जब आपका नवजात बड़ा होगा, बड़ा होने पे कैसा है, अगर वो नर है, नर होगा तो क्या, बोवर लिंग बोलेंगे। और मादा होगा तो मादा पिगलेट बोलेंगे। याद रहेगा कि जो पिगलेट है, अगर ये पिगलेट मादा होगी तो बड़ी होने पे मादा पिगलेट, और अगर ये नर होगा तो बोवर लिंग बोलेंगे। याद रहेगा। पिगलेट और पुलेट, पुलेट आपका क्या है, पुलेट आपका कौन सा है, आपकी मादा है, युवा मादा है, किसकी, मुर्गी की।
जो आपका मुर्गी जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री में युवा नर को तो कोकरेल बोल दिया, युवा मादा को क्या बोलेंगे, पुलेट बोलेंगे। जबकि सुअर में बच्चा नवजात क्या है, पिगलेट है। तो पुलेट और पिगलेट में आपस में दोनों को मिश्रित नहीं कर देना, यानी आपस में इधर उधर आप घोल मतोल कर दो, ऐसा नहीं करना है, आराम से पढ़ना है आपको। क्या पिगलेट क्या है, सुअर का जो बच्चा है नवजात है वो पिगलेट है, और मुर्गी की क्या है, युवा जो मादा है वो पुलेट है। बाकी जो नवजात है मुर्गी का चिक, चिक यानी चूजा, आप सभी लोग जानते हो, क्या आप चूजा बोल दीजिएगा। क्या मैं किसकी चिक की बात कर रहा हूं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अंडे से निकलने के बाद में उसको हम क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं, क्या चिक बोलते हैं। और आपकी किसकी, अगर नवजात की किसमें, केटल और बफेलो में बात करूं तो केटल में क्या काफ बोलते हैं, क्या काफ, और बफेलो के अंदर क्या बोलते हैं, बफेलो काफ। याद रखिएगा जब भी आपको काफ पूछा जाए तो काफ किसका, जो गाय का नवजात बछड़ा होगा उसको काफ बोलेंगे, और जो भैंस का नवजात बछड़ा होगा इसको क्या, बफेलो काफ बोलेंगे। अब मुझे अगर बता दीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस इंडेक्स या सारणी में कुछ समझ नहीं आया, कोई कंफ्यूज हो रहा है, किसी जानवर की अवस्था को लेकर किसी को कंफ्यूजन है, तो वो मुझे आप सवाल कर लीजिएगा आप कमेंट में। बाकी सभी बच्चे रेगुलर पढ़ते रहिए, बाकी आपके जो दोस्त वगैरह है उन सबको भी शेयर कर दीजिएगा, उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा कंटेंट है, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। मैं कह रहा हूं आपके लिए लेक्चर कैसा है, एक ब्रह्मास्त्र स्वरूप लेक्चर है। बाकी हम आगे के लेक्चर पे ध्यान करते हैं, आगे पे फोकस करते हैं। आगे आपका क्या है, ध्वनि उत्पादन, यानी जो साउंड प्रोडक्शन की, जो आपका भैंस है वो किस प्रकार का साउंड प्रोडक्शन करेगा, गाय आपके किस टाइप का साउंड प्रोडक्शन करेगा। कभी आपने भैंस, गाय, बकरी, आपकी भेड़ को कभी आपने बोलते हुए देखा, देखा क्या आपने, वो आपके सुनने में आया होगा। सभी ने गाय, भैंस, बकरी, भेड़ को बोलते हुए सबने वो सुना होगा कि किस तरीके से। मोस्टली जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं कौन से, ये आपके कब साउंड प्रोड्यूस करेंगे, हीटिंग पीरियड के टाइम। क्या, जब आपके भैंस गाय में तापकाल अवधि होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि तापकाल अवधि या हीटिंग पीरियड का क्या मतलब है। कि जब आपका पीरियड क्या, आपका जो जानवर कैसा गर्मी में होता है, यानी जब आपको जानवर को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको किसके साथ, जो बुल के साथ उसकी मेटिंग करवाते हैं, किस पीरियड के दौरान, हीटिंग पीरियड के दौरान। उस टाइम क्या करता है, एक आपका पिक्यूलियर साउंड, यानी एक आपका खास प्रकार का, विशेष प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आपका जो गाय है या जो आपका केटल है, ये कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, चिंगाड़ना। क्या करता है, जोर से चिंगाड़ता है, दहाड़ता है। कभी आपने गाय को देखा होगा, एक लंबा क्या लेती है, वो लंबा एक सुर लेती है और एक लंबे टाइम तक क्या करती है, चिंगाड़ती रहती है। तो क्या है, गाय जो साउंड प्रोड्यूस करती है वो कौन सा, चिंगाड़ना, या इंग्लिश में क्या कर दो, बेलोविंग। क्या, बेलोविंग। भैंस भी आपकी कैसा साउंड, कैसा ध्वनि उत्पादन करती है, चिंगाड़ने वाला ध्वनि उत्पादन करती है, यानी बेलोविंग साउंड प्रोड्यूस करती है। जबकि भेड़, बकरी आपकी कौन सी करती है, आपका कौन सा, ब्लीटिंग। कौन सा, ब्लीटिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, कौन सा, ब्लीट, और ब्लीटिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, कौन सा, ब्लीटिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। याद रहेगा, चिंगाड़ना कौन करेगी, आपकी जो गाय भैंस है वो चिंगाड़ती है। जबकि आपका जो मेमियाना, आपकी भेड़ और जो बकरी क्या करती है, जो मिमियाती है, यानी क्या, मिमियाना। इसकी जो ध्वनि प्रोडक्शन या ध्वनि उत्पादन होगा वो कैसा होगा, वो मिमियाने वाला होगा। आप सभी ने आवाज सुनी होगी, और आवाज अवश्य सुनी होगी, वरना नहीं सुनी तो आज यूट्यूब, गूगल कहीं भी आप सुन लीजिएगा, आपको जरूर पता लग जाएगा कि मिमियाना क्या है और चिंगाड़ना क्या है। मैथुन क्रिया, मैथुन क्रिया की बात करते हैं, किसकी, मैथुन क्रिया या मेटिंग की बात करते हैं, किसकी, मेटिंग प्रोसेस या मैथुन क्रिया की बात करते हैं। जब गाय के अंदर हम मैथुन क्रिया करवाते हैं, क्या, जब गाय की मेटिंग किसके साथ, बुल के साथ करवाते हैं, या क्या, जब गाय की मेटिंग बुल के साथ करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको सर्विंग बोलते हैं। क्या, सर्विंग। याद रखना, जब आपकी गाय में हम मैथुन क्रिया करवाते हैं, या बुल के साथ मेटिंग करवाते हैं, या बुल के साथ मैथुन करवाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सर्विंग बोलते हैं। भैंस में भी क्या बोलेंगे, सर्विंग बोलेंगे, पर आपकी भेड़ में क्या बोलेंगे, टपिंग बोलेंगे। याद रखना, भेड़ में मैथुन क्रिया टपिंग कहलाती है। क्या, भेड़ में मैथुन क्रिया टपिंग कहलाती है। बकरी में आपकी सेम गाय और भैंस की तरह क्या, सर्विंग कहलाती है, और मुर्गी में भी सर्विंग। जबकि आपके सुअर या पिग में क्या, कपलिंग। तो याद रखना, मैथुन क्रिया आपके भेड़ में टपिंग, सुअर में कपलिंग, बाकी सभी में सर्विंग। भेड़ में टपिंग और उसमें सुअर में कपलिंग, बाकी सभी में सर्विंग। याद रहेगा। नेक्स्ट, बच्चा देने की क्रिया, यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं,
बच्चा देने की बात कर रहा हूं, प्रसव क्रिया की बात कर रहा हूं। मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, गाय भैंस में जो प्रसव क्रिया है वो क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। क्या? काविंग कहलाती है, क्योंकि वो उसका जो बछड़ा उसको क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। और एक काफ क्या, एक जो कोई भी गाय है वो किसको जन्म देने वाली है? एक काफ को जन्म देने वाली है, इसलिए उसको क्या बोल दिया? काविंग बोल दिया। क्या? काविंग। वहीं आपकी भेड़ किसको वो जन्म देगी? लेम्ब को आपकी भेड़ क्या देनी है? जन्म देने वाली है। जो भेड़ का बच्चा उसको लेम्ब बोलते हैं, इसलिए आपकी भेड़ क्या? लेम्ब को जन्म देने वाली है, इसलिए क्या बोल दिया? लेम्बिंग। आपकी बकरी किसको जन्म देगी? किड को जन्म देगी, इसलिए इसको क्या बोल दिया? किडिंग बोल दिया। और आपका सुअर को क्या बोल दिया? फेरोविंग बोल दिया। क्या? फेरोविंग बोल दिया। जबकि सुअर का बच्चा क्या कहलाता है? पिगलेट कहलाता है। क्या? सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं? पिगलेट कहते हैं। मुर्गी में क्या? हेचिंग। मुर्गी में क्या बोलेंगे? आपकी जो कौन सी क्रिया, जो प्रसव क्रिया है या बच्चा देने की क्रिया, उसको क्या बोलते हैं? हेचिंग बोलते हैं। जब आपका चूजा क्या अंडे के अंदर रहता है, तब इसमें क्या होती है? तब हम मान के चलते हैं कि वो प्रसव क्रिया होती है, बच्चा देने की क्रिया होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हेचिंग बोलते हैं। क्या? लेइंग और हेचिंग आपने पढ़ी होगी मुर्गी के अंदर। क्या? लेइंग एंड हेचिंग। बंदियाकृत नर। अब कौन से? कैस्ट्रेटेड मेल। अब किसकी बात हो रही है? बंदियाकृत नर की बात हो रही है। यानी अब आपका क्या है? इनफर्टाइल है। अब आपका जो भी आपका बुल है, इसके पास क्या? इसका जो टेस्टिस है हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जो इसका वर्षण है हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वो भी मैं बताऊंगा किन मेथड्स के माध्यम से हम इसके जो वर्षण है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब आपके जो बुल है इसमें क्या? स्पर्म काउंटिंग नहीं होगी, या जो स्पर्म प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होगी। अब मेटिंग करने में एबल है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि मेटिंग नहीं कर, मेटिंग अवश्य कर पाएगा, पर क्या है? फर्टाइल नहीं है। क्या? उर्वरर नहीं है, इसलिए क्या कर पाएगा? मेटिंग कर लेगा, तो भी जो आपकी गाय है वो प्रेगनेंसी गेन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? फर्टाइल कैपेसिटी नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? बंदियाकृत नर की। तो गाय और भैंस में जो बंदियाकृत नर है या जो कैस्ट्रेटेड मेल है उसको क्या बोलते हैं? बुल्लक। किसकी बात करें भाई? बंदियाकृत नर की बात कर रहे हैं। क्या? बुल्लक बोलते। क्या? आपके गाय और भैंस में क्या कहेंगे? बुल्लक कहेंगे। जबकि आपके किसके अंदर? जो भेड़ के अंदर क्या कहेंगे? जो आपका भेड़ है इसके अंदर क्या? विडर या विथर की बात कर लीजिएगा। क्या? विडर या विथर। इसमें भी आप बक निकाल दीजिएगा भाई, बक नहीं, क्या? विडर या विथर। विडर या विथर। विडर या विथर। सुअर के अंदर जो पिग है आपका, पिग के अंदर क्या हो गया? स्टेग। जो पिग के अंदर क्या? कैस्ट्रेटेड मेल होगा, यानी जो बंदियाकृत सुअर होगा उसको क्या कहेंगे? हो गया स्टेग कहेंगे। क्या? हो गया स्टेग कहेंगे। जबकि मुर्गी में क्या? केपन। याद रखना, जो मुर्गी में क्या? जो बंदियाकृत मुर्गा होगा उसको क्या कहेंगे? केपन कहेंगे। क्या? केपन कहेंगे। याद रहेगी आपको इंडेक्स, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं हम? आपके कौन से? जानवरों के प्रकार की, मतलब मैं जानवर के जो बॉडी फंक्शन है, बॉडी फंक्शन की बात करूंगा। यानी जानवरों का बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, जानवरों के आपका पल्स रेट क्या होगा, जानवरों की श्वसन दर क्या होगी, नाड़ी गति क्या होगी, इन सब की चर्चा करेंगे। अगर जानवरों के किसकी बात करूं मैं, सबसे पहले गाय। गाय के अंदर किसके? शरीर के तापमान की बात करेंगे। किसके? जो शरीर का तापमान है वो क्या होगा, ये किसमें बात करेंगे? डिग्री सेल्सियस के अंदर। मैंने यहां पे आपको डेटा किसके अंदर दिया? डिग्री सेल्सियस के अंदर। अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर पूछ लिया जाए तो मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूं, उसके जरिए आप डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आपको ज्यादा फंसना नहीं है। सारे डेटा याद करके कहीं ना कहीं अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे, कंफ्यूज कर लोगे। इसलिए आपको जो फॉर्मूला है अभी मैं आपको बता देता हूं, कोई खाली स्लाइड देख के देखिए आप। डिग्री फ़ारेनहाइट, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। फॉर्मूला देख लिया आपने। अब सर आप हमें यह बता दीजिए कि हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। फॉर्मूला तो आपने दे दिया, बट हमें यह नहीं पता कि डिग्री सेल्सियस तो कैसे निकालेंगे और डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे निकालेंगे। यही पूछना चाहते हो। अब मुझे क्या कर दिया कि मुझे क्या निकालना है? डिग्री सेल्सियस निकालना है। मैथ आप सभी लोगों ने पढ़ी है, सब लोगों ने आपने मैथ पढ़ी है। क्या कर दिया? हमें डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो अब हम 5 से क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
ये फॉर्मूले से तो क्या आपका डिग्री सेल्सियस, अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है तो डिग्री सेल्सियस आप किससे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या मल्टीप्लाई बाय 5 आप यहां कर लीजिए, यहां लिख लीजिए क्या मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ये तो क्या है आपका डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला है। अब अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना हो, क्या अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना हो और हमारे पास क्या है वही फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। अगर अब हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसके माध्यम से हम इसको किस में निकाल सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। मालूम है किसी को, कोई बता सकता है मुझे कि हाँ सर ऐसे कर सकते हैं हम। डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 क्या प्लस 32, ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये आपके डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है। इसमें आपको कोई इतना अच्छा मैथ आने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आपके लिए है कि आपको बहुत ज्यादा मैथ आए या ज्यादा कोई गणितीय संख्या है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला है। अभी मैं आपको जो मुझे आप बता दीजिए, जैसे डिग्री सेल्सियस आपका गाय का कितना है, आपके किसकी बात करें, गाय का 38.5 डिग्री सेल्सियस है, तो आप फॉर्मूले में रखिए कितना 38.5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 5, लास्ट में प्लस कर दीजिए किसके साथ, 32 के साथ। अब आप 38 को मल्टीप्लाई कर लीजिए किसके साथ, 9 के साथ। अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 380 होगा, और 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, लगभग 342 होगा। और नीचे क्या 5 से डिवाइड करना है, 5 से आप डिवाइड करोगे तो कितना, 5 6 आपका कितना हो गया, 30 हो गया। फिर कितना बच गया, 4 बच गया, 2 और ऐड कर दीजिए 42, फिर से क्या हो गया आपका 5 × 40 आपका 68 हो गया, और 68 में आप 32 जोड़ दीजिए, लगभग कितना 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। अगर आप देख लीजिए जाके, यही आपको टेम्परेचर मिलेगा कितना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसका, भैंस का, किसका, गाय का, आपको 101 ही मिलेगा आपको। हमने पॉइंट को आगे हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो नॉर्मल है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। बाकी चलिए एक बार आप गाय शरीर का तापमान, जो गाय के शरीर का तापमान होगा वो कितना, 38.5 डिग्री सेल्सियस, कितना 38.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 38.5 डिग्री सेल्सियस आपका किसका होगा, गाय का बॉडी टेम्परेचर होगा। वहीं आपके गाय की जो पल्स रेट की बात करें, वो पल्स रेट कितनी होगी, 40 से 50, यानी नाड़ी गति। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं। क्या हम सबका टेम्परेचर देखते हैं ताकि आपके लिए इजी होगा, क्या होगा आपके लिए इजी होगा। पहले टेम्परेचर पे फोकस कीजिए। गाय का टेम्परेचर कितना, 38.5 डिग्री सेल्सियस। भैंस का टेम्परेचर कितना, 37.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 37.5 डिग्री सेल्सियस। लगभग जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी जो मानव जाति है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। उतना ही टेम्परेचर आपके किसका, भैंस का। हमेशा भैंस का बॉडी टेम्परेचर या शरीर का जो तापमान है वो गाय के शरीर के तापमान की तुलना में हमेशा कम होता है। तो कितना, भैंस का, गाय का, भैंस का 37 डिग्री सेल्सियस और गाय का 38 डिग्री सेल्सियस। बकरी का कितना होगा आपका, 39.1 डिग्री सेल्सियस। बकरी का कितना, 39.1 डिग्री सेल्सियस शरीर का तापमान होगा, जबकि भेड़ का कितना, 38.9। 39 भी आपको मिल सकता है, कितना, लगभग 38.9 डिग्री सेल्सियस किसका होगा, आपका भेड़ का होगा। किसका, भेड़ का। याद रहेगा 39.1 बकरी का और 38.9, यानी 0.2 ही कम है किसका, भेड़ का। कितना, 38.9 किसका है, आपका भेड़ का क्या है, शरीर का तापमान होगा। ऊंट के शरीर के तापमान की बात करूं मैं, तो ऊंट के शरीर का जो एवरेज अगर आपसे तापमान पूछा जाए शरीर का, तो आपका आंसर 36.8 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बट जो ऊंट के शरीर का तापमान है वो हम दिन में 2 बार मापते हैं। कितने बार बच्चे, 2 बार मापते हैं। एक बार सुबह के 6 बजे, एक बार शाम के 6 बजे, क्योंकि जो ऊंट की जो शरीर है वो क्या है आपका, क्या एक ह्यूज शरीर है, विशाल शरीर है। इसमें इसका शरीर है, उसमें तापमान में वेरिएशन ज्यादा होता है, यानी क्या बदलाव ज्यादा होता है। इसलिए जो सुबह 6 बजे टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और शाम को जो 6 PM पे कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। और 6 बजे सुबह कितना, 34, सॉरी मैंने 37 बोला, क्या कितना होगा, सुबह 6 बजे कितना, 34 डिग्री सेल्सियस, और शाम को 6 बजे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा किसके, ऊंट के शरीर का तापमान। आगे किसकी, सुअर की बात करते हैं। सुअर के बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, 39.2 डिग्री सेल्सियस। कितना, 39.2 डिग्री सेल्सियस।
और मुर्गी या पोल्ट्री की बात करें, सबसे ज्यादा शरीर का तापमान किसका होगा? पोल्ट्री का होगा। कितना? 41.7 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिएगा कितना, 41.7 डिग्री सेल्सियस यानी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। लगभग कितना? 106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान होगा। किसका? चिकन या पोल्ट्री का या मुर्गी का। याद रहेगा आपको, सबसे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर किसका? मुर्गी का। कितना? 41.7। याद रहेगा, गाय का 38.5, भैंस का 37.5, बकरी का 39.1, भेड़ का 38.9, कैमल का सुबह 6 बजे 34, शाम को 6 बजे 37 और सुअर का 39.2 और आपके मुर्गी का कितना? 41.7 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में मैंने आपको बदलना सिखा दिया, डिग्री सेल्सियस में मैंने आपको बदलना सिखा दिया। एक आप कोई भी पैरामीटर याद रखिए, उससे दूसरा पैरामीटर आप निकाल लोगे और आंसर कर दोगे। मात्र 30 सेकंड का काम है, 2-4 बार प्रैक्टिस करना। सभी एनिमल्स को डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देखना, तुरंत आप कर पाओगे, आपके लिए इजी होगा। फिर भी अगर नहीं कर पाओगे तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मुझे कमेंट में टाइप करके दीजिएगा, मैं आपके लिए और ब्रह्मास्त्र सूत्र निकाल के लाऊंगा, मैं आपके लिए और इजी करके लाऊंगा। नाड़ी गति या पल्स रेट। नाड़ी गति या पल्स रेट किससे? धमनियों से मेजर करते हैं। किससे? धमनी से। कि जो श्वसन दर की बात करूं और कौन सी? नाड़ी गति की बात करूं। श्वसन दर और नाड़ी दर कैसे मेजर करते हैं? प्रति मिनट मेजर करते हैं कि 1 मिनट में जो आपका नाड़ी गति होगा वो तो कितने बार होगा। जो पल्स रेट होगा यानी जो आपका हार्ट है, हार्ट बीट है, वो आपकी कितनी होगी? श्वसन दर 1 मिनट में कितनी बार आपका जो हृदय है वो धड़केगा, उसकी हमें बात कर रहे हैं। तो जो नाड़ी गति वो किसके द्वारा? धमनियों द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? धमनियों द्वारा। जो गाय और भैंस में आपके किससे मापते हैं? आपकी कोक्सीजियल धमनी द्वारा। किसके द्वारा? कोक्सीजियल धमनी के द्वारा। और आपकी किसके अंदर? जो आपके जो गधा, घोड़ा, खच्चर, इन सब में किसके द्वारा? मैक्सिलरी धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्सिलरी धमनी के द्वारा। और भेड़, बकरी और छोटे सूअर में कौन सी धमनी के द्वारा? आपकी जो फेमोरल धमनी के द्वारा या फेमोरल आर्टरी के द्वारा क्या मापते हैं? नाड़ी गति मापते हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी कोक्सियल धमनी तो कहां है और आपकी फेमोरल आर्टरी कहां पाई जाती है और आपकी मैक्सिलरी आर्टरी कहां पाई जाती है। घबराने की जरूरत नहीं। श्वसन दर का सीधा सा इलाज, सीधा सा उपाय है, बिल्कुल इजी वे है मापने का। क्या? मजल्स पे हाथ रख लीजिए। किसके ऊपर? मजल्स के ऊपर हाथ रख लीजिए। और जो मजल नाक के नीचे, जब भी आप मजल पोर्शन पे हाथ रखते हो तो जितने बार 1 मिनट में आपका जो जानवर है वो श्वास लेगा, उसका एवरेज निकाल लीजिए। आप 2-4 मिनट कर लीजिए, फिर उनका एवरेज निकाल लीजिए। वही क्या है? आपकी प्रति मिनट श्वसन दर है। यानी नाक के नीचे मजल्स पे हाथ रख के आप पता लगा सकते हो कि आपकी एनिमल की प्रति मिनट श्वसन दर क्या है। चलिए, नाड़ी गति। गाय के आपकी नाड़ी गति कितनी होगी? 40 से 50 पर मिनट। आपके जो गाय की नाड़ी गति है, जो पल्स रेट होगी वो कितनी होगी? 40 से 50 पर मिनट होगी। वहीं आपके भैंस की कितनी होगी? 45 से 50 पर मिनट। कितनी होगी? 45 से 50 होगी पर मिनट। आपकी भेड़ और बकरी दोनों में ही जो नाड़ी गति होगी वो कितनी होगी? 70 से 80। क्या आपकी नाड़ी गति किसकी बात कर रहा हूं मैं? भेड़ बकरी दोनों में ही कितनी होगी? 70 से 80 होगी। और सुअर में भी क्या होगी? लगभग आपकी 60 से 80 होगी। कई जगह आपको 70 से 90 के डेटा भी मिलते हैं, पर मैं आपको सुअर की पिग की कितनी बता देता हूं, आपकी 60 से 80। सुअर की भी कितनी होगी? आपकी 60 से 80 होगी। ये देख लीजिएगा, आपका ये सुअर है और ये 60 से 80 क्या है? इसकी पल्स रेट यानी नाड़ी गति है। ऊंट में आपकी कितनी है? 32 से 50। बाकी आपको क्या 28 से 50 भी आपको बुक्स में मिलता है, बट इसकी क्या है जो आपका एनसीईआरटी क्या कहता है कि 32 से 50 क्या होगा हमारे ऊंट का नाड़ी गति या पल्स रेट होगा। मुर्गी का नाड़ी गति सबसे ज्यादा किसका? मुर्गी का 200 से 350। सबसे ज्यादा शरीर का तापमान किसका? मुर्गी का। सबसे ज्यादा नाड़ी गति किसकी? मुर्गी की। तापमान कितना? 41.7 डिग्री सेल्सियस। नाड़ी गति कितनी? 200 से 350। याद रहेगा। श्वसन दर प्रति मिनट की बात करते हैं आपकी, तो जो गाय की श्वसन दर है यानी जो गाय आपकी 1 मिनट में सांस लेगी, आप कभी भी गाय के जो मजल्स है, इन मजल्स पे हाथ रखिएगा। नीचे जो नाक के नीचे का पोर्शन है उस पे अपनी 2 उंगली रखिएगा और 2 उंगली रख के 1 मिनट तक आप सांस की गिनती कीजिएगा। आपकी गाय 20 से 25 बार के बीच में क्या 20 से 25 टाइम के बीच में क्या लेगी? सांस लेगी, श्वास लेगी आपकी गाय। याद रहेगा, गाय की श्वसन दर कितनी है? 20 से 25 पर मिनट। भैंस का कितना होगा? 15 से 20।
भैंस का कितना होगा 15 से 20, यानी भैंस को कम रिक्वायरमेंट होती है सांस लेने की। देखो जितना बड़ा जानवर का शरीर उतना ही सांस क्या लेता है, कम लेता जाता है, उतनी जो श्वसन दर रेट है वो डिक्रीज होती जाती है, यानी कम होती जाती है, घटती जाती है। भैंस का कितना आपका 15 से 20। बट आपके गोट और सीप के केस में क्या है कि आपके भले ही छोटे एनिमल है पर श्वसन क्या करते हैं आपका कम ही टाइम करते, कितना 12 से 20 बार। जबकि आपकी भैंस और ऊंट क्या करते हैं, शरीर बड़ा है पर श्वसन दर भी क्या है, कम है। तो आपकी किसकी, बकरी की कितनी होगी, आपकी 12 से 20 होगी, और जो आपकी भेड़ है, सीप है, उसकी श्वसन दर कितनी होगी 13 से 20 प्रति मिनट होगी। वहीं ऊंट की कितनी होगी, ओनली 5 से 7 बार। आपका जो ऊंट है वो कितने बार होगी उसकी पल्स रेट या श्वसन दर, सॉरी पल्स क्या, श्वसन दर या रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी, 5 से 7 बार पर मिनट होगी। आफ्टरनून में थोड़ी तेज हो जाती है, दोपहर के टाइम क्या तेज धूप होने की वजह से जो श्वसन दर है वो कितने तक पहुंच जाती है, वो 12 तक पहुंच जाती है। तो कभी आपको अगर 5 से 12 भी ऑप्शन दिखाई दे तो घबराने की जरूरत नहीं, वो किसकी श्वसन दर है, वो आपके ऊंट की श्वसन दर है। दोपहर में थोड़ी तेज होने लगती है, बाकी एवरेज क्या है आपकी 5 से 7, आपको याद रखना है। सुअर की आपकी कितनी है 8 से 18। जो सुअर की श्वसन दर होगी वो कितनी होगी 8 से 18 होगी। और जो आपकी मुर्गी है उस मुर्गी का श्वसन दर कितना होगा, आपका मुर्गी का श्वसन दर कितना होगा 12 से 28 होगा। कितना होगा 12 से 28 होगा। तो हमने हार्ट बीट पढ़ ली, श्वसन दर पढ़ ली, कितनी होगी आपकी मुर्गी की 12 से 28 और सुअर की कितनी 8 से 18। उम्मीद करता हूं कि अगले लेक्चर से पहले आप ये सब याद करके आओगे। बाकी एक जो लास्ट स्लाइड है वो देख लीजिएगा आप। इसके बाद हम कुछ चर्चा करते हैं। श्वसन दर को नाल मुख पर हाथ रखकर मापा जाता है। नाल मुख यानी मैंने मजल पोर्शन की बात की, जो नाल मुख है इस पे हाथ रख के कौन सी दर का, श्वसन दर का पता लगाया जाता है। बाकी जो नाड़ी गति है वो किसके द्वारा, धमनियों द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा, धमनियों द्वारा। गाय में किसके माध्यम से, गाय और भैंस में कोक्सीजियल धमनी द्वारा। और जो ये कोक्सीजियल धमनी है वो गाय और भैंस की पूंछ के ठीक नीचे होती है। किसके, गाय और भैंस के पूंछ के ठीक नीचे होती है। वहीं से हम क्या नाड़ी गति मेजर करते हैं, किसके अंदर, गाय और भैंस के अंदर। कौन सी धमनियों के द्वारा, कोक्सीजियल धमनी के द्वारा, जिसको क्या अनुत्रिक धमनी भी कहते हैं। जबकि गधा, घोड़ा एवं खच्चर में किसके द्वारा, मैक्सिलरी धमनी के द्वारा। क्या, गधा, घोड़ा और खच्चर में किसके द्वारा, मैक्सिलरी धमनी के द्वारा। गधा, घोड़ा, खच्चर में मैक्सिलरी धमनी क्या, जो ये आपका कान का पोर्शन है, इस कान के पोर्शन में जो नेक है, गर्दन है, इस गर्दन में क्या होगा आपका मैक्सिलरी, क्या होगी आपकी आर्टरी, मैक्सिलरी धमनी होगी। और यहीं से जो घोड़ा है उसमें हम नाड़ी गति पता करते हैं। बाकी जो आपका क्या गोट, सीप यानी भेड़, बकरी और जो छोटा सुअर है इसमें नाड़ी गति किसके द्वारा, फेमोरल धमनी द्वारा मेजर करते हैं। किसके द्वारा, फेमोरल धमनी द्वारा। और फेमोरल धमनी द्वारा क्या, दोनों अगली टांगों के बीच में होती है। क्या, दोनों टांगों के बीच में होती है। जो आपकी दोनों टांगे होगी उसके अपर पोर्शन में आपकी क्या होगी, फेमोरल आर्टरी या फेमोरल धमनी होगी। तो उम्मीद करता हूं जितने भी बच्चे हैं, आप सभी हिंदी मीडियम के बच्चों को लेक्चर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में टाइप करके बता दीजिएगा। बाकी आपके लिए जो लेक्चर है वो डेली लेक्चर आता रहेगा, बड़ा अच्छा कंटेंट होगा। आप मैं कहता हूं सफलता के दौर में शामिल हो जाइए, आपकी लाइफ उतनी ही खूबसूरत होगी। वरना विफलताओं का बोझ अपने सर पे लेके कब तक डोलोगे। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और रुचि के साथ पढ़िए। किसी भी चीज को बोझ बना के मत पढ़िए, क्योंकि आपको एग्जाम रुचि के साथ निकालो तो निकालना है, या आप विदाउट इंटरेस्ट के निकालोगे तो भी आपको निकालना है। तो इससे बेहतर यही है अपने मन को खुश रखिए, अच्छे एनवायरनमेंट, अच्छे माहौल में रहिए, पढ़ने वाले माहौल में रहिए और अपने आप में ग्रोथ कीजिए। क्योंकि अपने आप में ग्रोथ करना, अपने आप में वृद्धि करना ही क्या है, जिंदगी जीने का रास्ता है। बाकी सब तो एक दिन खत्म हो जाएगा। इन सब बातों में ध्यान मत दीजिए और टाइम एक ट्रेवलिंग करते रहिए, घूमते रहिए। मैं वो आपको सजेशन देता हूं, ट्रेवलिंग आपको जीवन सिखाता है, घूमना आपको जीवन सिखाता है। पर अपने कर्मों को भूल के मत घूमिएगा, अपने कर्मों को याद रख के घूमते रहिए। जो भी कीजिए आप, पर अपना काम है वो समय पे पूरा कीजिए, टाइम के साथ पूरा कीजिए। बाकी आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए। बाकी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। और इस सेशन को हाँ प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। बाकी आप सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।